बड़ी खबर है, कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले पूरे देश में रिपोर्ट। एक दिन में 1619 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1,44,178 मरीजों को इस बीच में डिस्चार्ज किया गया है। 1,44,178 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। 2,73,000 नए मरीज सामने आए हैं। 2,73,810 नए मामले पूरे देश से रिपोर्ट हुए और 1,619 मरीजों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से पूरे देश में। कोरोना मीटर देख लीजिए आप। 19 अप्रैल को 2,73,000 के पार, 18 अप्रैल को था 2,61,000 के पार, 17 अप्रैल को था 2,34,000 के पार। लगातार ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ और लगातार रोज हो रही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। उसका मीटर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप कुल कोरोना केसेस की संख्या देख रहे हैं पिछली 3 तारीखों में, जो लगातार ऊपर की ओर जा रही है। 3 दिनों का कोरोना मीटर आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। जी हां, उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मेयर ने कल सफाई के विशेष अभियान की शुरुआत की थी और अब वो संक्रमित पाई गई हैं। अपने घर में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बड़ी खबर, कानपुर से बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। हम पहले लखनऊ चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि लखनऊ में स्थितियां क्या हैं, क्योंकि मामले वहां पर 5,000 से ऊपर लगातार बने हुए हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस बीच में कोई परिवर्तन पिछले कुछ घंटों में, 1 से 2 दिनों के बीच में आपको नजर आया है विवेक, या वैसी ही लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है जैसे पिछले कुछ दिनों में सामने आई? जी राजेंद्र, देखिए परिवर्तन तो दूर, यहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब होती जा रही हैं। ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पे जो प्लांट हैं बाराबंकी या जो लखनऊ के प्लांट हैं, जैसे पीजीआई में प्लांट 20,000 लीटर क्षमता वाला शुरू हुआ था, वो भी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। और जो छोटे अन्य प्लांट हैं, केजीएमयू का प्लांट भी हाँफ रहा है एक तरह से, और व्यवस्थाएँ लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आपको बताएं कि संक्रमण का दर जो यूपी में है वो हर 8 दिन में दोगुनी की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ये चिंताजनक बात है कि संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ का सिस्टम, यूपी का हो या प्रदेश का हो या लखनऊ का हो, पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। और जो रिकवरी का रेट है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जो कल के आंकड़े थे वो 86.6% आंकड़े थे और मृत्यु दर हालांकि गिरी है, 1.30 हुई है, पहले 1.20 थी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है लखनऊ के बारे में कि ये अभी पीक नहीं है। अगले 3-4 दिनों में यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण का पीक नजर आएगा। अब वो पीक कैसा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जब अभी यहाँ पर मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो दवाएं नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। ये स्थितियां हैं और अभी पीक पर आना बाकी है। तो आगे आने वाले 3-4 दिनों में क्या स्थिति होगी, इसका एक जो अंदाजा है वो आसानी से लगा सकते हैं। स्थिति भयावह होने वाली है। अभी भी वर्तमान स्थिति भी भयावह है, डरावनी है तस्वीर यहाँ की। किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो बाहर लाइन लगी होगी। निजी अस्पतालों में भी दवाएं खत्म हो गई हैं, ऑक्सीजन नहीं है और बेड नहीं है। जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं, यहाँ के जो सीएमओ हैं, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी हैं, वो हाथ खड़े कर चुके हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके वश में कुछ भी नहीं है। कोविड कमांड सेंट्रल से भी कोई स्थिति ऐसी जो उनको चिट्ठी देनी होती है, एक अनुमति पत्र देना होता है, उसके लिए आज भी लाइन लगी है। हम 3 दिन से लगातार एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ भीड़ लगी हुई है। लोग अस्पताल में भर्ती होने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। अस्पताल के अलावा जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से दवाएँ गायब हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनाबाद का बड़ा मार्केट है, जो मुख्य दवा बाजार है, वो बंद चल रहा है। वहाँ पे व्यापारियों ने वहाँ पर जो सेल्फ लॉकडाउन है वो लगा रखा है। कुछ दुकानें खुली हैं, आपूर्ति निरंतर होती रहे इसके लिए कुछ खुली हैं, लेकिन स्थितियां बहुत विकट हैं और मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों की समीक्षा अभी थोड़ी देर बाद विवेक 10:30 बजे लेकिन बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद 10:30 बजे मीटिंग भी करने वाले हैं वो वर्चुअली अपनी टीम 11 के साथ।
और जाहिर सी बात है, जो आप बिगड़ी हुई स्थितियों के बारे में बता रहे हैं, ये जानकारी उन्हें भी मिलेगी और इसका संज्ञान लेकर वो जरूरी दिशा निर्देश जरूर देंगे। आज अब हम अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, पूरे देश के आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े फिर से बढ़ गए हैं। 2,73,000 से ज़्यादा, 2,73,800 से ज़्यादा, और मौतें भी बढ़ी हैं। और ये बता रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी बुरी नहीं है, पूरे देश में हालात रोज बिगड़ ही रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, चाहे वो मौतों का हो या संक्रमण का हो। आगे क्या स्थितियां बनती दिखाई दे रही है? क्या केंद्रीय स्तर पर भी कोई मीटिंग, कोई जरूरी समीक्षा बैठक आज? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 2,73,000 जो आज मामले आए हैं, ये काफ़ी वाकई में चिंताजनक है। और ये मामले ऐसे में तब आ रहे हैं जबकि लगातार कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जांच नहीं हो रही है, उनकी रिपोर्ट देरी से आ रही है, तब इतने ज़्यादा निकल के मामले सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराती हुई दिख रही है, वो वाकई में चिंताजनक है। जो लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे, वो उनके लिए तो चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन जो अब सबसे बड़ी चिंता का कारण हो गया वो है ऑक्सीजन का सप्लाई न हो पाना। क्योंकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली के पास अब लिमिटेड ऑक्सीजन है, कभी भी खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री को उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि जल्द से जल्द दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाए। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, तमाम सारे जो उद्योग हैं, वो लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने में अभी तक नाकाम होते हुए दिख रहे हैं और हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके लिए शायद भारत तैयार नहीं था। और लगातार कोशिश की जा रही केंद्र सरकार की ओर से कि ऑक्सीजन की सप्लाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसीलिए कल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आदेश देना पड़ा, जो तमाम सारी उद्योग इकाइयाँ हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई को रोक के हॉस्पिटल की ओर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। ये वाकई में एक चिंता का कारण बनता जा रहा है। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, दवा नहीं मिल पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन आज ही बाजार से गायब है, कहीं पर भी नहीं मिल पा रही है, लोग ढूंढ रहे हैं उसको। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की इस कदर हद है कि 3700-5400 रुपये में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है, उसके लिए कल बाकायदा एक मरीज से 1 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग में मांगा जा रहा था कि 1 लाख रुपए दीजिए तब आपको इंजेक्शन मुहैया करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके की स्थितियाँ भारत में उत्पन्न हो गई हैं। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय हालांकि निगरानी बना के रखा है और जिन राज्यों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन राज्यों से लगातार संपर्क में है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार तमाम सारे राज्यों के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। लेकिन अविनाश, वो तो मान ही नहीं रहे कि कोई समस्या है। किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगातार ये एश्योरेंस दिया है कि सब कुछ ठीक है। अविनाश, लगातार वो तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब नियंत्रण में है, बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वैक्सीन भी हैं। देखिए राजेंद्र, अपने यहाँ राजनीति की यही एक खामी है कि राजनेता कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि देश के अंदर स्थिति क्या है और उसकी खामियों को कभी स्वीकार नहीं करते। तमाम सारे राजनेता इससे वाकिफ हैं, जो तमाम सारी स्थितियाँ इस वक्त उभरी हुई है। कई राजनेता खुल के बोल रहे हैं, तो कुछ पार्टी में विवश हैं, कुछ सरकार में होने की वजह से विवश हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। हालांकि लोग पैनिक ना हो, ये भी एक कारण है कि कई सारे राजनेता इस तरीके के बयान नहीं दे रहे हैं कि जिससे कि लोगों के अंदर घबराहट ज़्यादा ना फैल जाए। स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नियंत्रण में होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर निकल चुकी है। चाहे किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए, हर राज्य में स्थिति यही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो दिल्ली की तमाम सारी स्थितियों को लेकर मीडिया को बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, लोग मर रहे हैं। कल दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर, एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर कई ऐसे सारे मरीज को की मौत हुई है जिनको हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिला, जिनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिला, उनकी मौत हो गई है। तो तमाम सारी चीजें जो चिंता का सबब है, जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पे जंग चल रही है, लेकिन संसाधन ना होने की वजह से जिंदगी बच नहीं पा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय चीज है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो नहीं पा रही है। जितना ज्यादा राज्य मांग रहा है, केंद्र उतना मुहैया करा नहीं पा रहा है। केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में रखिए और जो जरूरी हो उन्हीं को दीजिए। लेकिन जिस तरीके से राज्यों की डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन की, केंद्र भी सप्लाई करने में जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक, बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ये बहुत कंसर्न वाली रिपोर्ट आप दे रहे हैं अविनाश, कि केंद्र भी सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है, जितनी डिमांड राज्यों से हो रही है इस वक्त ऑक्सीजन की, और ये बहुत चिंताजनक बात। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका, बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका इन रिपोर्ट्स के लिए लखनऊ और दिल्ली से। बड़ी खबर इसी बीच में मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद मुरादाबाद से कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
तो कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग अपनी जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। मथुरा की फल सब्जी मंडी पहुंची एबीपी गंगा की टीम ने देखा कि किस तरह फल विक्रेता और ग्राहक सभी इस भयावह बीमारी से अनजान बने दिखाई दिए। दुकानदार बिना मास्क के फल और सब्जी बेचते नजर आए और दूसरी ओर ग्राहक भी बिना मास्क लगाए सब्जी खरीदते नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मथुरा की सब्जी मंडी की देख लीजिए। समय मौजूद है मथुरा की सब्जी मंडी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले लोग, ग्राहक और क्या दुकानदार किस तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाकर घूमते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार हों या सब्जी खरीदने वाले हों, जो वो लोग किसी किसी के मुंह पर इस तरह से यहाँ पर घूमना, बिना मास्क लगाए घूमना यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कि जो आड़तियाँ हैं, दुकानदार हैं, वो बिना मास्क लगाए यहाँ पर सेलिंग का काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद कामिल। मोहम्मद भाई, इस समय कोविड का खतरा चल रहा है और बिना मास्क लगाए आप दुकानदारी कर रहे हैं। नहीं सर, अभी भी हटाया है मैंने। क्यों हटाया? सर सुबह से लगा रखा था, पर्चे बना रहा हूँ, दुकानदारी का टाइम था। अब मास्क दिखाएं जरा, कहाँ है आपका मास्क? सर मेरा गमछा है, सर गमछा है पूरा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं उन्हें एक बहाना चाहिए कि जस्ट अभी हमने मास्क अपने मुंह से हटाया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कोविड-19 के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, आपके मास्क नीचे लगा हुआ है और कोविड-19 बोलना पड़े मुझे। और भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो होती है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। शायद अभी आपने मास्क हमें देखकर लगाया है, पहले से क्यों नहीं लगाया? पहले ही लगा था कोमेंदो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बिल्कुल पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर कोई भी अधिकारी, मंडी सचिव या कोई भी प्रशासन का अधिकारी ये देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है कि यहाँ पर लोग किस तरह से कोविड-19 के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। बड़ी खबर कन्नौज से। सौरिक थाने के शंकरपुर मतदान केंद्र पर बवाल हो गया है। पोलिंग स्टेशन पर हंगामे की खबर आ रही है। पोलिंग एजेंट को एडीएम ने पीट दिया है। अपर जिलाधिकारी ने एजेंट पर लाठियां भाजी हैं और इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अपर जिलाधिकारी ने एजेंट पर लाठियां भाजी हैं, ये देखिए आप। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पोलिंग एजेंट की पिटाई कर दी है लाठियों से वहां पर एडीएम ने, अपर जिलाधिकारी ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद। पोलिंग एजेंट की पिटाई एडीएम साहब ने खुद ही कर दी लाठियों से, ये देखिए। और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराया जा रहा है। शाम 6 बजे तक ये चलेगा और इसके लिए 20 जिलों में 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर 3.25 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे। इसके लिए 2.5 लाख के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 3,48,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ग्रेटर नोएडा, गोंडा, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, अमरोहा, बागपत, ललितपुर और वाराणसी की तस्वीर। 8 तस्वीरें। इन सभी जगहों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है पंचायत चुनाव का। 3 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता एलिजिबल हैं, वोटर्स हैं आज के चरण में। और एक बड़ी और सनसनीखेज खबर बाराबंकी से। कोरोना संक्रमित प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है बाराबंकी से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले सामने आए हैं बाराबंकी में और अब तक 21 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले, 21 संक्रमितों की अब तक मौत। बाराबंकी में कोरोना संक्रमित प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों की मौत हुई है बाराबंकी में।
बड़ी खबर। इधर मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। 17,06,080 मतदाता अलग अलग पदों के लिए वोटिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस फोर्स भी किसी भी हिंसा के अंदेशे को देखते हुए अलर्ट पर है। और आपको ये भी बताएं कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है। कोविड गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और महाराजगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच 3028 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ बूथों पर सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए कतार में लगे हुए हैं। सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए तैनात किए गए। ये देखिए आप, मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह है। जैसा कि संख्या को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। महाराजगंज में कोविड नियमों का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बागपत में 1778 प्रधान पद, 2020 क्षेत्र पंचायत के साथ कई पंचायत स्तर के पदों के लिए वोटिंग चल रही है। जिले में 124 संवेदनशील और 95 अति संवेदनशील बूथ हैं, जिन पर खास निगरानी रखी जा रही है। कोविड नियमों का पालन कराने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। कितना पालन हो रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शारीरिक दूरी तो लगभग गायब। कतारों में लोग वैसे ही लगे हुए जैसे आम दिनों में, सामान्य दिनों में वोटिंग के लिए लगते हैं। ये देखिए आप, और सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पोलिंग बूथ पर तो कम से कम। और वहीं ललितपुर में भी पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। पनारी मतदान केंद्र 271 पर आने वाले मतदाता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। बूथों पर न सैनिटाइजर है, न थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। चुनाव कराने वाले कर्मचारी अपने पास सैनिटाइजर रखे हुए हैं, लेकिन मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए आप, प्रशासन की लापरवाही देख लीजिए आप। मुजफ्फरनगर में 12% वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में 10%, महाराजगंज में 11%, प्रतापगढ़ में 9%। सुबह 9 बजे तक क्या आंकड़े हैं? सुबह 9 बजे तक का जो वोट फीसद है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। यहां पर इस तस्वीर में स्थितियां थोड़ी बेहतर। अगली खबर बागपत से। जोनमाना गांव के बूथ नंबर 221 पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ रहा है। प्राइमरी स्कूल के एक बूथ पर फर्जी मुहर मारता दिखा वहां पर अभिकर्ता। महिला मतदाता के बैलेट पेपर अभिकर्ता ने मुहर लगाई है और चुनाव आयोग के आदेश की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई। बागपत में मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। बड़ी खबर। बागपत से जोनमाना गांव के बूथ नंबर 221 पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ रहा है। प्राइमरी स्कूल के एक बूथ पर फर्जी मुहर मारता दिखाई दिया अभिकर्ता। महिला मतदाता के बैलेट पेपर पर उसने मुहर लगा दी।